हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन बाय अमित। आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन बाय अमित में। क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर एग्जाम। आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारे पिछला वीडियो था द एयर एक्ट, उसके बाद का जो सेकंड पार्ट था उस यूनिट का द वाटर एक्ट, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। ये कब आया था? ये आया था आपका 1974 में, और उसमें डेट कौन सी थी? 23 मार्च ऑफ 1974। तो ये वाला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बाद आपका जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ठीक है, और ये दोनों एक्ट सिर्फ इन्वायरमेंट के एग्ज़ाम वाले बच्चों के लिए ही नहीं, ये उनके लिए भी है जो एग्रीकल्चर और जो लॉ से संबंधित कोर्सेज कर रहे हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। तो इन जो वाटर एक्ट है जो आया था 1974 में, इनका काम क्या था? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें प्रिवेंशन और कंट्रोल करना था। मतलब ये जो आप देख पा रहे हैं इस तरह का जो डायग्राम है जिसमें बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित है वाटर, जल, ठीक है, उसको हेल्प से इनको एकदम प्योर फॉर्म में बन जाए, जो कि एक पीने लायक पानी हो जाए। तो ये एक्ट इसीलिए आया था कि जो भी जल हमारा पृथ्वी पे मौजूद है जिसको हम पीने लायक, जो जनजीवन के लिए आवश्यक है, वो दूषित होता जा रहा है। तो उसमें क्या क्या प्रदूषण हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, उन सबको रोक कर, उन सबको हटा कर, क्लीन करके पानी को इस फॉर्म में कंप्लीटली बना दिया जाए। तो इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताएंगे। द वाटर एक्ट के बारे में क्या है, इसमें कौन से बोर्ड इन्वॉल्व हैं, उनकी पावर क्या है और उनकी पेनाल्टीज क्या हैं अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो, और लास्ट में इसका की पॉइंट भी बताएंगे आपको। ठीक है, तो सारी चीज़ों का जो कंक्लूजन है वो लास्ट में आपको बताएंगे। वो 4-5 की पॉइंट्स हैं आपके, वो अगर आप याद कर लेंगे तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझ लीजिए, वाटर एक्ट क्या है, वाटर एक्ट कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए इसमें कह रहा है इट कंसिस्ट ऑफ 8 चैप्टर्स एंड 64 सेक्शन। मतलब समझ रहे हैं 8 चैप्टर और 64 सेक्शन, बहुत ही ज़्यादा विस्तारित है ये। इसमें बहुत ही सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। ठीक है, तो उनको समझना कम समय में बहुत ही मुश्किल है। तो इसको हम लोग हाईलाइट करते हुए मेन मेन जो इसका पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के नज़रिए से, उसको हम देखते हुए चल रहे हैं। तो पहला देख लीजिए, an act to provide for the prevention and control of water pollution and the maintaining or restoring the wholesomeness of water। यानी कि उसकी wholesomeness मतलब होता है कि उसकी गुणवत्ता। ठीक है, जो वाटर की गुणवत्ता है वो उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर ये जो जो एक्ट बनाया गया है, इसका मेन काम क्या है कि जो पानी है उसकी गुणवत्ता यानी पीने लायक बनाया जा सके और उसके प्रदूषण को रोका जाए। सेकेंड नंबर क्या कह रहा है, एंड वेयर इज पार्लियामेंट हैज नो पावर टू मेक लॉ फॉर द स्टेट विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स अफॉरसेड एक्सेप्ट द प्रोवाइड इन आर्टिकल्स 249 एंड 250 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कह रहा है जब संसद को संविधान के अनुच्छेद 249 और 250 में उपबंधित के अलावा पूर्वोक्त किसी भी मामले के संबंध में राज्य के लिए कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है। यानी कि ये जो एक्ट बना है, ये बना है आपका 249 और 250 संविधान के अनुसार। इसके अलावा और कोई ऐसा एक्ट नहीं बना सकता संसद जो उस स्टेट पे वो फॉलो करा सके। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है देखिए, एंड वेयर इज इन प्रूसेंस ऑफ क्लॉज 1 ऑफ द आर्टिकल्स 252। अब एक और आर्टिकल्स है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेजोल्यूशन हैव बीन पास्ड बाय ऑल द हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट और आसाम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, वेस्ट to the affected that the matters aforesaid should be regulated in those state by parliament by law। तो ये कह रहा है कि जो कि संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड 1 के अनुसरण में ये जितने सारे राज्य हैं, इन सब के राज्यों के विधानमंडल के सभी सदनों द्वारा संकल्प पारित किए गए हैं। मतलब इन सारे सदनों में पारित हो चुका है। ठीक है, और उस मामले में उन राज्यों द्वारा कानून विनियमित किया जाना चाहिए। यानी कि जो ये सारे नाम दे रखे हैं, इतने सारे
ये जितने भी स्टेट हैं इन सब में पारित हो चुका है और उनको विनियमित किया जाना ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको बराबर कंटिन्यू काम पे या उसको फोकस करते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, भी इट इनेक्ट बाय पार्लियामेंट इन द 25th ईयर्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलो, यानी भारत गणराज्य के 25वें वर्ष में 25th, ठीक है 25th ईयर ये अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, तो 25th कब से, जब भारत का गणराज्य यानी कि 1950 के बाद, ये 50 के बाद की बात हो रही है, उसके बाद के 25 वर्ष के बाद ये अधिनियम भारत गणराज्य में, जब भारत का गणराज्य लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था, उसके 25 साल के बाद ये अधिनियम पारित हुआ। तो ये तो इसका मेन डेफिनेशन थी कि ये क्या होता है। इसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है मेन पहला है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 94। इस अधिनियम को जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 से माना जाता है। ठीक है, ये तो एक इंपॉर्टेंट हो गया। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, इट अप्लाइज इन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ होल द स्टेट, बहुत सारे स्टेट हैं, एंड इट शैल अप्लाई टू सच अदर स्टेट विच एडॉप्टेड, एडॉप्टेड मतलब जो संविधान में जो उनको राज्य या केंद्र शासित राज्य हैं उनके बारे में कह रहा है। एक्ट बाय रेजोल्यूशन पास इन दैट बिहाफ अंडर क्लॉज ऑफ 1 आर्टिकल 252। तो आर्टिकल 252, ठीक है, देखिए आर्टिकल यानी अनुच्छेद 252 के खंड 1 के तहत ये जो राज्य के नाम दे रखे हैं, इनके अलावा और वो कौन से राज्य है जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, जो केंद्र शासित है, ये देखिए केंद्र शासित पे भी लागू होता है। ठीक है, ये सेकंड नंबर पे कह रहा है, पहले पे कह रहा था कि इसका नाम है ये, और ये सेकंड नंबर पे कह रहा है कि ये इन राज्यों के अलावा अनुच्छेद 252 खंड 1 के तहत केंद्र शासित प्रदेशों पे भी लागू होता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे देखिए क्या कह रहा है, स्टेट विच एडॉप्टेड दिस एक्ट अंडर क्लॉज 1 of Article 252 of the Constitution of the date of such adoption and any reference in this act to the commencement of this act shall in relation to any state or union territory means the date on which this act comes into force in such state or union territory। मतलब ये कह रहा है कि आपका ये जो राज्य है, जो आपके कौन से एडॉप्टेड यानी कि केंद्र शासित राज्य हैं, जो इस अधिनियम संविधान अनुच्छेद 252 खंड 1 के तहत इस जो केंद्र शासित यानी गोद लेने का एक प्रोसेस है, यानी कि इनको उन्होंने रखा है, तारीख को अपनाता है। इसी तारीख से प्रारंभ के लिए अधिनियम किसी भी संदर्भ किसी भी राज्य केंद्र शासित के संबंध में उस तारीख का मतलब होता है कि अधिनियम उस दिन से लागू होना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे कह रहा है कि ये जो भी आपके केंद्र शासित प्रदेश है उनमें ये लागू हो जाना चाहिए जिस भी डेट पर ये पारित हुआ था उसके 6 महीने के अंदर अंदर। चलिए, तो ये थे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, यानी ये 2 भागों में विभाजित है। पहला सेंट्रल जैसा कि एयर एक्ट भी था, और दूसरा स्टेट, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इनका काम क्या है, इनका फंक्शन क्या है, ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो पहले इसका कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं, यानी कि ये किस तरह से बना हुआ है। तो पहले बात करते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB। ठीक है, तो ये बोर्ड क्या कह रहा है, देख लीजिए इसको एकदम। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट बीइंग ए डेट नॉट लेटर देन 6 months of the commencement of this act is in the state of Assam, Bihar, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Rajasthan, Tripura, West Bengal, and in the Union Territory, as it may by notification in the official gazette appoint constitute a central board to be called the Central Pollution Control Board to exercise the power conference on and परफॉर्म द फंक्शन असाइंड टू दैट बोर्ड अंडर दिस एक्ट। मतलब ये कुल मिला के कह रहा है इस पूरे पैराग्राफ में कि केंद्र सरकार ऐसी तारीख जिस दिन ये पारित हुआ है इन सभी राज्यों में, जैसा कि वह आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना द्वारा नियुक्त किया गया है, इस अधिनियम के तहत एक बोर्ड का गठन होता है और ये बोर्ड का नाम है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, जो प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है और सौंपे गए कार्यों को करता है। ठीक है, तो केंद्र सरकार के द्वारा कुल मिलाकर के ये समझ लीजिए केंद्र सरकार के द्वारा एक ऐसा बोर्ड बनाया गया है
जिसे केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहते हैं, और जो ये सारी शक्तियों का प्रयोग करता है, यानी उसको जो अधिकार दे रखे हैं, जो पावर दे रखे हैं, उन सबको ये अधिकार का उपयोग करता है और दिए गए कार्यों को कंप्लीट करता है। और कहाँ करता है? ये जितने भी राज्य दे रखे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो ये पूरा इनका ऑब्जेक्टिव है सेंट्रल बोर्ड का। नेक्स्ट कंपोजिशन देख लीजिए। कंपोजिशन मतलब ये बोर्ड कैसे बना है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या रहा है ए फुल टाइम चेयरमैन, यानी कि 1 पर्सन यहाँ हो गया, being a person having special knowledge of the practical experience in the respect of matter relating in environment protection, or a person having knowledge and experience in administrating institution dealing with the matter aforesaid to be nominated by the central government। तो एक ऐसा पर्सन जो फुल टाइम चेयरमैन है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट कर रही है, और उसके अंदर पूरी नॉलेज उसको है, किस चीज से रिलेटेड, नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्ट टू मैटर रिलेटेड इन द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। वो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट आपका नॉमिनेट करती है, ठीक है। वो एक पर्सन हो गया, वो फुल टाइम चेयरमैन हो गया, एक पर्सन यहाँ पे, ठीक है। और ये देखिए सेकंड नंबर पे यहाँ पे लिखा है नॉट एक्सीडेंट 5, ये कहाँ से होता है? नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि +5, ठीक है। नॉट एक्सीडिंग 5, 5 से ज्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते, तो हम 5 मान के चलते हैं, ठीक है। तो पहले पॉइंट में एक हो गया, दूसरे में एक हो गया, थर्ड पे क्या कह रहा है? सच नंबर ऑफ नॉट एक्सीडिंग 5 टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमॉन्ग द मेंबर ऑफ द स्टेट बोर्ड। अभी ये स्टेट बोर्ड के जो मेंबर, उनमें से 5 लेंगे, ठीक है। तो +5 और कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ऑफ whom not exceeding 2 shall be from those reference clause and subsection 2 from the section 4, ठीक है। इसके बाद इसको याद रखिएगा, 5 + 5 + 1 यानी 11 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए और क्या कह रहा है, उसके बाद ये 4th नंबर पे कह रहा है नॉट एक्सटीडिंग 3, यहाँ पे 3 से ज्यादा नहीं, यानी कि 11 हो चुका था हमारे पास, +3 और आ गया, ठीक है। इसके बाद वो कौन 3 है? नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर, फिशरिंग एंड इंडस्ट्री ऑफ ट्रेड ऑफ एनी अदर इंटरेस्ट, मतलब ये आपके एग्रीकल्चर, मत्स्य पालन और अदर इंडस्ट्री ट्रेड से होते हैं, जो कि गवर्नमेंट इनको नॉमिनेट करती है। 3 हो गया, प्लस इसके बाद क्या कह रहा है? 2 पर्सन, 2 और, टू रिप्रेजेंट द कंपनीज और कॉर्पोरेशन ओन्ड कंट्रोल ऑफ माइनस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी सरकारी व्यक्ति हो गए, 2 ये हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी, यानी कि एक फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी, ऊपर एक फुल टाइम हमारे पास था, ठीक है, चेयरमैन, और एक यहाँ पर हो गया फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी। तो ये हो गया आपके 5, 11, 5 और एक फुल टाइम मेंबर, ये 6 और 11, टोटल 17 मेंबर हो गए आपके सेंट्रल बोर्ड की कमेटी में, ठीक है। तो इसको याद रखिए, ये की पॉइंट है आपके, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, इसके फंक्शन क्या है? फंक्शन यानी उसके कार्य क्या है? टू प्रमोट क्लीननेस ऑफ स्ट्रीम एंड वॉल्स, ठीक है। जो स्ट्रीम यानी धारा है, वॉल्स यानी कुएं हैं, तालाब है, पोखर है, उन सबको प्रमोट करना है, क्लीन करने के लिए। एडवाइस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बोर्ड क्या करता है? एडवाइस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। कोऑर्डिनेट विद एक्टिविटी ऑफ स्टेट बोर्ड्स, स्टेट बोर्ड से कोऑर्डिनेट करता है। टेक्निकल असिस्टेंट एंड गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च का काम करते हैं, जो कि प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशन द ट्रेनिंग ऑफ पर्सन, ये उन पर्सन की ट्रेनिंग कराते हैं जो इनमें इंगेज हैं, इनके वर्क में इंगेज हैं, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन है इनके। इसके बाद देखिए और क्या क्या है, function of perform such as the function of state board as may be specified under subsection 2 of the section 18, सेक्शन 18 के सबसेक्शन 2 में है कलेक्ट, कंपाइल एंड पब्लिशिंग टेक्निकल एंड स्टैटिक डेटा, ठीक है। लाई डाउन, मॉडिफाई एनुअल द कंस्ट्रक्शन, स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट स्टैंडर्ड फॉर द स्ट्रीम और वॉल्स के लिए, ठीक है। फ्लो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्ट्रीम एंड वॉल्स एंड द नेचर, जो क्वालिटी ऑफ वाटर को बढ़ाती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कलेक्ट कर रहे हैं डेटा को, टेक्निकल स्टैटिक जो भी हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, जो धारा है या जो वॉल्स हैं, यानी वॉल्स मतलब आपके कुएं हो गए, तालाब हो गए, उन सब के अंदर जो उसकी धारा है उसकी क्वालिटी ऑफ वाटर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। प्लान एंड क्लॉज द एक्सक्लूड नेशनल वाइड प्रोग्राम, ये नेशनल वाइड प्रोग्राम करते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे काम प्रोग्राम होते हैं, छोटे छोटे से इवेंट्स कराते हैं जो प्रमोट करे प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ अबडाउन ऑफ द वाटर पोल्यूशन को, ठीक है। और जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए काम वो सब भी करते हैं। तो ये इनका फंक्शन हो गया,
ठीक है। स्ट्रीम्स और देख लीजिए क्या कह रहा है, बोर्ड में इस्टेब्लिश और रिकॉग्नाइज द लेबोरेटरी ऑफ लेबोरेटरी, ये लेबोरेटरी बनाते हैं जो कि जहाँ पर सारा रिसर्च वर्क किया जा सके। वहाँ पे क्या होता है, सैंपल ऑफ वाटर स्ट्रीम एज वॉल, इन सब का सैंपल लेकर के उस सैंपल ऑफ सीवेज एंड ट्रेड इन्फ्लुएंस, जो ट्रेड या जो इंडस्ट्री के द्वारा या सीवेज के द्वारा जो पानी इसमें आ रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पूरा, ठीक है, इन सब का सैंपल कलेक्ट करके उस लेबोरेटरी में भेज करके वो टेक्निकल पर्सन जो होते हैं उनका रिसर्च करते हैं, उन पर एनालाइज करते हैं और फिर ये रिजल्ट आता है कि इसमें अभी क्या स्टेप्स लेना बाकी है। तो ये सारे काम, ये इनका काम होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए सीपीसीबी के बाद एसपीसीबी यानी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इनका क्या काम है, इनका सेम काम है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि ये सारा काम जो होता है ये स्टेट लेवल पे होता है, ठीक है। और इनके फंक्शन देख लीजिए, कंपोजिशन देख लीजिए, कंपोजिशन में भी सेम है, ए फुल मैन चेयरमैन है, नॉक्स 5 मेंबर यहाँ से हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को, 5 मेंबर्स यहाँ से हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट बोर्ड को, ठीक है। नॉक्स 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, कौन से, नॉमिनेटेड बाय रिप्रेजेंट एग्रीकल्चर फिशरी और इंडस्ट्री से, ठीक है। और इसके बाद है 2% कंपनीज कॉर्पोरेशन जो गवर्नमेंट के द्वारा, और एक फुल टाइम मेंबर्स, स्कूल मिला के 17 मेंबर इसमें भी होते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट का बोर्ड है, यहाँ पर भी 17 मेंबर्स होते हैं जो ये बोर्ड को रन कराते हैं। फंक्शन क्या है इनका, इनका भी फंक्शन देख लीजिए, बहुत ही से प्लान एंड कंप्लीशन प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम्स को अरेंज कराते हैं, ठीक है। एडवाइस टू स्टेट गवर्नमेंट, कलेक्ट एंड डिमिशन इंफॉर्मेशन रिलेटेड द वाटर पोल्यूशन, कोलैबोरेट विद द सेंट्रल बोर्ड, ट्रेनिंग कराने के लिए उस पर्सन की, ठीक है। इसके बाद देखिए टू इंस्पेक्ट ऑल द रीजनेबल टाइम्स एंड कंट्रोल इक्विपमेंट, ये इंस्पेक्शन कराते हैं वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एरियाज सच इंटरवल्स पे, जिसको चेक करते रहते हैं जो पहले से हो गया है उसको सर्च करते हैं, ठीक है। लाई डाउन कंसर्न विद सेंट्रल बोर्ड, अगर कहीं जरूरत पड़ती है कंसल्ट करने की वाटर की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए तो ये कंसल्ट करते हैं सेंट्रल बोर्ड से, ठीक है। उसके बाद क्या है इनका फंक्शन, टू एडवाइज द स्टेट बोर्ड, स्टेट बोर्ड को एडवाइज करते हैं, टू परफॉर्म ए सच फंक्शन उस प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और उसके बाद अदर थिंग्स टू बी परफॉर्म प्रॉपर डिस्चार्ज, ये सब जो इस एक्ट के अंदर आता है। तो ये सारे काम इनके हो गए, ये बोर्ड का काम हो गया, ठीक है। बने रहिएगा, लास्ट में एकदम की पॉइंट बताएंगे आपको, आपको एकदम याद हो जाएगा। अब इनकी पावर देख लीजिए, पावर मीन्स ये क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 32, सेक्शन 32 ऑफ द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 डिस्क्राइब दैट द पावर टू टेक इमरजेंसी मेजर इन केस ऑफ पोल्यूशन इन स्ट्रीम और वॉल, ठीक है। इनके पास पावर है इमरजेंसी मेजर करने के लिए, एक्शन लेने के लिए, अगर पोल्यूशन हो रहा है धारा में या फिर कुओं में या जहाँ पानी है, जहाँ पानी का रिसोर्स है, ठीक है। अंडर द एक्ट स्टेट बोर्ड में इशू ऑर्डर टू रिमूव द मैटर, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये ऑर्डर दे सकते हैं स्टेट बोर्ड को कि उसको क्लीन किया जाए, उसको रिमूव किया जाए उस मैटर को जो कॉज कर रहा है पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये पहला इनका है सेक्शन 32, उसको याद रखिएगा। दूसरा क्या है, दूसरा सेक्शन देखिए, दूसरा सेक्शन है 34 तो 24 एंड 43, ये क्या कह रहा है, डिस्पोजल ऑफ पॉल्यूटेड मैटर एंड पेनाल्टी, अगर कोई धारा या वॉल के अंदर कोई ऐसा प्रोडक्ट आता है या डिस्पोजल आता है, ठीक है, तो उसको पेनाल्टी लगा सकते हैं। अगर नो पर्सन शेल, किसी को भी अलाउ नहीं है पॉइजनस नॉक्सियस एंड पोल्यूटिंग मैटर को डिस्चार्ज करे, अगर ऐसा कोई करता है, ठीक है, तो उसके ऊपर पेनाल्टीज लगाती हैं, ठीक है। सीवर और लैंड, अगर स्ट्रीम में या सीवर या लैंड ये कहीं पर भी ऐसा कोई पर्सन काम करता है तो उसको ऊपर पेनाल्टीज लगती है। कैसे लगती है, सेक्शन 24 एंड सेक्शन 43 के अंतर्गत, लेस देन नॉट लेस देन 1 ईयर एंड 6 मंथ, ठीक है। और इसको बढ़ाया जा सकता है 6 ईयर अलॉन्ग विथ मॉनिटरी फाइन, मॉनिटरी फाइन मतलब जुर्माना, ठीक है। तो ये काम है इनका सेक्शन 24 एंड 43 का। इसके बाद देखिए इनका मीटिंग ऑफ बोर्ड, यानी कि जो इनका मीटिंग होता है, जो कॉन्फ्रेंस होती है, उसका क्या नियम है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, अ बोर्ड शैल मीट एटलीस्ट 1 इन एवरी 3 मंथ्स एंड शैल ऑब्जर्व सच रूल्स। जो बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड, ये मीटिंग करता है उन 7 मेंबर्स की, 17 मेंबर्स की जो इसमें है। और इनमें से क्या है कि अगर वो कैसे करता है, हर
3 महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगा और लगातार 2 मीटिंग अटेंड ना करने पर, ठीक है, तो जो मेंबर हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है बोर्ड से, अगर कंटिन्यू 2 मीटिंग उसने अटेंड नहीं की है, ठीक है, तो उनको वहां से निष्कासित किया जा सकता है, किया जाता है, ठीक है। तो ये इनका बोर्ड का होता है। मीटिंग इसलिए की जाती है कि ऑब्जर्व कर सके जो रूल्स हो रहे हैं उनको फॉलो किया जा रहा है क्या नहीं, ठीक है। पेनाल्टी देख लीजिए, पेनाल्टी क्या है। पेनाल्टी अंडर सेक्शन 42 के अंदर क्या कह रहा है, पुलिंग डाउन पिलर, अगर कोई खंबे को गिराता है, ठीक है, और क्या क्या है, जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 74 की धारा 42 में कुछ कार्यों के लिए दंड और जुर्माना क्या है, जैसे खंबे को गिराना, बोर्ड के आदेश या निर्देश के तहत काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को रोकना, किसी भी काम या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शामिल है। तो ये सब काम अगर होता है, ठीक है, कौन सी धारा 42 के अंतर्गत, ठीक है, तो बोर्ड और किसी अधिकारी को बोर्ड के अन्य कर्मचारी को आवश्यक जानकारी को प्रस्तुत ना करना या प्रस्तुत करने में विफल हो जाना, इसके अंदर जुर्माना और जुर्माने 3 महीने तक की कैद, ठीक है, 3 महीने तक की कैद प्लस 10,000 रुपए तक का आर्थिक जुर्माना होता है, या दोनों भी शामिल हैं, दोनों भी किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए और क्या कह रहा है, अंडर द सेक्शन 43, 45, 45A 3 months to 7 year इम्प्रिजमेंट, मतलब 3 महीने से 7 साल तक की जेल विद फाइन, ये भी है। तो ये था यहाँ तक का पेनल्टी। इसके बाद अगर आप यहाँ तक आ गए तो लास्ट में जरूर देखिएगा, इसका की पॉइंट बताने जा रहे हैं जो कि आपको पूरा बोर्ड का ये काम वाटर एक्ट का याद करा देगा। तो देखिए ये है सम की पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला की पॉइंट क्या है, देखिए वाटर एक्ट 1974 एम्स टू प्रिवेंट कंट्रोल द वाटर पोल्यूशन। तो इसका मेन एम्स क्या था, वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट और कंट्रोल करना। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, अंडर वाटर एक्ट 1974 पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वेयर क्रिएट हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स प्रोविजन, ठीक है, तो इनके पास पावर है क्रिएट करने की। दूसरा थर्ड नंबर क्या कह रहा है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोविजन ऑफ द वाटर एक्ट टू मेंटेन एंड रिस्टोर द होलसमनेस, यानी कि गुणवत्ता किसका, एडिक्वेट रिसोर्स, एक्वेटिक रिसोर्स, जो भी आपके जलीय या पानी से रिलेटेड रिसोर्स हैं, जो संसाधन है, उनको गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए ये काम करते हैं। फोर्थ नंबर है क्या, सीवेज और पॉल्यूटेंट कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडीज इंक्लूडिंग लेक, द ड्यूटी ऑफ द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू इंटरवेंस स्टॉप द सच एक्टिविटी, ठीक है, अगर कोई ऐसा करता है तो उसको रोकने की ड्यूटी किसको दे रखी है, बोर्ड को। और ये फिफ्थ पॉइंट है, anyone falling to avoid by the law of under the liable of imprisonment, अगर कोई भी व्यक्ति लॉ को नहीं मानता है तो उसको सेक्शन 24 और सेक्शन 43 के अंतर्गत इम्प्रिजमेंट यानी जेल कैद तक की समय 1 साल तक की और 6 month to 6 year तक बढ़ा सकते हैं विथ मॉनिटरी फाइन, और वो फाइन था आपका 10,000 रुपए, ठीक है। तो ये इसका की पॉइंट था, ठीक है, इसको आप समझ लेंगे तो ये आपको पूरा याद हो जाएगा। और एक लास्ट रिक्वेस्ट आपसे, अगर यहाँ तक आ गए आपको लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगा हो, मैटर अच्छा लगा हो, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।